हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जैसा कि आपको थंबनेल में देखकर ही पता चल गया होगा कि हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में हुक्स लॉ के बारे में। यानी हुक्स लॉ का क्या स्टेटमेंट था, यानी हुक्स लॉ क्या होता है उसको समझेंगे, और स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ये टॉपिक को आज हम लोग समझेंगे। यानी दो टॉपिक आज का हमारा रहेगा इस वीडियो में, एक हुक्स लॉ और एक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए ताकि आपको हुक्स लॉ भी समझ में आ जाएगा और स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व भी समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हुक्स लॉ क्या कहता है। हुक्स लॉ, तो देखिए, इस वीडियो को समझने से पहले आपको एक वीडियो को और देखना पड़ेगा जिसका टाइटल था हमारा इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी। यानी इलास्टिक बॉडी और प्लास्टिक बॉडी क्या होता है, ये आपको समझना चाहिए। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो को क्लिक कीजिए और अगर आप जा करके देख लीजिए उस वीडियो को, वहाँ पर आपको इलास्टिक बॉडी क्या होता है, प्लास्टिक बॉडी क्या होता है, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं हुक्स लॉ। हुक्स लॉ देखिए क्या होता है, अगर कोई हमारे पास एक इलास्टिक बॉडी है, ठीक, यानी कोई मान लेते हैं हमारे पास एक स्प्रिंग, मान लेते हैं स्प्रिंग है, ठीक है, तो क्या होगा कि जैसे हम स्प्रिंग को खींचेंगे, है ना, जैसे हम स्प्रिंग को खींचेंगे तो वो क्या होगा, कुछ इसमें हम लोग फोर्स लगाएंगे पर यूनिट एरिया में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं। यानी कुछ फोर्स से इसको खींचेंगे, तो खींचने के बाद अगर हम लोग फोर्स को छोड़ देते हैं, है ना, फोर्स को हटा देते हैं, एक्सटर्नल फोर्स को, तो वो क्या होता है, अपना जो स्प्रिंग है वो अपना ओरिजिनल शेप और साइज में वापस आने का प्रयास करता है और वापस आ भी जाता है अगर हम लोग कम स्ट्रेस यानी कम फोर्स लगाए हैं, है ना। तो कह रहा है कि हुक्स लॉ कि कह रहा है कि एक छोटे से डिफॉर्मेशन के लिए, यानी आप छोटा सा फोर्स लगाएंगे, ठीक है, तो जिससे क्या होगा कि फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन, एक छोटे से फोर्स लगाने से क्या होगा कि जो बॉडी है उसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन, यानी जितना स्ट्रेस दिए उतना ही स्ट्रेन होगा, ठीक है, यानी जितना फोर्स लगाए उतना वो खींचा या फिर कंप्रेस तो हुआ लेकिन वो वापस अपना जगह पर वापस भी आ जाएगा, ठीक है। यानी स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व क्या है, स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है, जितना स्ट्रेस उतना स्ट्रेन, तो इसी को बोलते हैं हुक्स लॉ, ठीक है। इसका डेफिनेशन लिखते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, केवल हुक्स लॉ का डेफिनेशन है कि छोटे से डिफॉर्मेशन के लिए स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो बराबर रहता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, फॉर ए स्मॉल डिफॉर्मेशन, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या फिर डायरेक्ट लिख दिए, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, ठीक है, कि एक छोटे से डिफॉर्मेशन के लिए स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो भी रेशियो है वो प्रोपोर्शनल यानी बराबर रहेगा, ठीक है। इज कॉल्ड हुक्स लॉ, इसी को बोलते हैं हुक्स लॉ। हुक्स लॉ में ज़्यादा कुछ कहा नहीं किया है, केवल क्या कह दिया है कि अगर आप छोटा सा फोर्स लगाएंगे जिससे क्या होगा कि जो भी डिफॉर्मेशन हुआ है ना, यानी जो भी शेप और साइज में चेंज हुआ वो छोटा सा हुआ, ठीक है, और जिससे क्या होगा कि अगर हम डिफॉर्मेशन फोर्स को हटा देंगे, डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा देंगे, तो स्ट्रेस का जो रेशियो है वो आपका स्ट्रेन के बराबर हो जाएगा। यानी यहाँ पर डेट इज आप लोग कर सकते हैं कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, इसी को बोलते हैं हुक्स लॉ। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, ठीक है, जिसका नाम दे देते हैं हम लोग के गुना स्ट्रेन, ठीक है। यहाँ पर जो के हियर या फिर वेयर, यहाँ पर जो आपका के है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ठीक है, जिसका हम लोग इसका नाम क्या है, इज नोन एज, जिसका नाम क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या फिर यंग्स मॉडुलस, क्या है इसका नाम, इस कांस्टेंट का नाम क्या है, यंग्स मॉडुलस, ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया।
हुक्स लॉ क्या होता है, बस यही है हुक्स लॉ, ज़्यादा कुछ था नहीं। हुक्स लॉ में क्या बताया गया कि अगर छोटा सा डिफॉर्मेशन करेंगे किसी इलास्टिक बॉडी में तो उसमें जो स्ट्रेस होगा वो स्ट्रेन के बराबर होगा, ठीक है। और स्ट्रेन क्या होता है, जो भी उसका डायमेंशन में चेंज हुआ, लेंथ चाहे वॉल्यूम चाहे एरिया, है ना, ओरिजिनल लेंथ या ओरिजिनल वॉल्यूम या फिर ओरिजिनल एरिया में जो भी उसका चेंज हुआ, ठीक, उसी को स्ट्रेन बोलते हैं। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो भी रेशियो होता है वो बराबर होता है, इसी को बोलते हैं हुक्स लॉ। और हुक्स लॉ का मतलब है स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस का यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा जिसका नाम हम लोग क्या दे दिए हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसका नाम है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, या फिर उसी का एक और नाम है यंग्स मॉडुलस, ठीक है, यंग्स मॉडुलस। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि यंग्स मॉडुलस क्या होता है, यंग्स मॉडुलस को डिनोट करते हैं वाई से, ठीक है। तो यंग्स मॉडुलस बराबर होता है स्ट्रेस बटा स्ट्रेन, ठीक है। यही वाला फॉर्मूला तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, जिसको क्या बोलेंगे, यंग्स मॉडुलस। तो ये था हुक्स लॉ। उसके बाद हम लोग देखते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो चलिए आप इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग उस टॉपिक को समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। जी हाँ, कर्व है, ठीक है, यानी एक ग्राफ का जैसा होगा। और किसका ग्राफ बनाएंगे हम लोग, स्ट्रेस स्ट्रेन का ग्राफ बनाएंगे। दोनों क्वांटिटी में से कोई एक क्वांटिटी आपका रहेगा एक्स एक्सिस में, कोई क्वांटिटी रहेगा वाई एक्सिस में। तो ये जरूरी नहीं है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो भी यहाँ पर ग्राफ में पोजीशन हम लोग बताएंगे वो ओरिजिनल रहेगा, ठीक है। आपका एग्जाम में ये चेंज करके भी दे देता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का जो स्टैंडर्ड कर्व क्या है, स्टैंडर्ड डायग्राम क्या है। तो सबसे पहले हम लोग स्टैंडर्ड डायग्राम का बात करेंगे। तो ये इसको हम लोग ले लेते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है। इसको क्या ले लेते हैं, वाई एक्सिस, ठीक है। और इसको ले लेते हैं हम लोग एक्स एक्सिस। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। ये आप लिखेंगे, फिर नहीं भी लिखेंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इसका इनिशियल पॉइंट क्या हो गया, 0। हम लोग एक्स एक्सिस में रखेंगे स्ट्रेन को, एक्स एक्सिस में रखेंगे स्ट्रेन को, और वाई एक्सिस में रखेंगे स्ट्रेस को, ठीक है। इधर जाएगा तो स्ट्रेस बढ़ेगा और इधर जाएगा तो स्ट्रेन बढ़ेगा। इतना क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में होता क्या है। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बहुत सारा एलिमेंट का अलग अलग होता है, ठीक है। तो बहुत सारा एलिमेंट का भी होता है, बहुत सारा नॉन एलिमेंट का भी होता है, ठीक है। मतलब एलिमेंट में ही आपका हो जाता है, मेटल हो जाता है, नॉन मेटल हो जाता है। तो बहुत सारा मेटल का भी आपका होता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, और बहुत सारा नॉन मेटल का भी होता है। तो मेटल का हम लोग इस वीडियो में और इस ग्राफ में पहले मेटल का बनाते हैं, ठीक है। उसी में मैं आपको नॉन मेटल का भी समझा दूंगा। तो मेटल क्या होते हैं, अच्छा, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का हमको जरूरत क्यों पड़ा, है ना। तो जरूरत क्यों पड़ा, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का जरूरत इसलिए पड़ा ताकि हम किसी भी मेटल या फिर किसी भी नॉन मेटल या फिर किसी भी इलास्टिक बॉडी का प्रॉपर्टी को जान सकेंगे, ठीक है। जैसे हमको कोई दे देगा कि ये लो एक ऑब्जेक्ट दे दिए, ये एक बॉडी दे दी, ठीक है, एक सॉलिड बॉडी के दे देंगे, और पूछेगा कि बताइए कितना ज़्यादा इलास्टिक, मतलब कितना ज़्यादा इसमें इलास्टिसिटी है, कितना ज़्यादा ये इलास्टिक है या फिर ये प्लास्टिक बॉडी है। तो कैसे आप पता करेंगे, उसका प्रॉपर्टी कुछ होता है। तो प्रॉपर्टी को ही हम लोग इस ग्राफ के माध्यम से समझेंगे। तो किसी भी सॉलिड बॉडी का प्रॉपर्टी का बात अगर आपको पता करना है, प्रॉपर्टी के बारे में पता करना है, तो आप उसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट यही वाला है। तो हम लोग सबसे पहले बनाते हैं मेटल्स का, ठीक है। तो मेटल्स का आपको कुछ प्रॉपर्टी, जैसे कि आपने बचपन में भी पढ़ा था कि मेटल्स जितने भी होते हैं वे क्या होते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा था कि सोना को हम लोग खींचकर 1 ग्राम सोना को खींचकर 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा कि ये कैसे संभव हो सका है 1 ग्राम सोना से हम 2 किलोमीटर तार कैसे बना सकते हैं, क्या ये पॉसिबल है। तो इसी चीज़ को आज हम लोग इस ग्राफ के माध्यम से समझेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम मेटल का बनाते हैं। तो मेटल का सबसे पहले ये क्या होगा, हुक्स लॉ को फॉलो करने वाला इसका ग्राफ जाएगा, यानी इसका ग्राफ
45 डिग्री, यानी किसी बुक में या फिर कोई टीचर इस तरह से बता देता है, एकदम बीचों बीच से जाता है ना, 45 डिग्री में। तो ये 45 डिग्री नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, थोड़ा सा ऊपर से जाता है, थोड़ा सा ऊपर से, इतना, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर से गया, यानी यहाँ से ये मान लेते हैं हम लोग ओ से लेकर पॉइंट ए तक गया, पॉइंट ए तक गया, ओ से लेकर पॉइंट ए तक गया। आप लोग अपना वीडियो का क्वालिटी को बढ़ा लीजिए ताकि आप लोग क्लियर देख सकेंगे। तो ओ से ए तक गया, तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर कुछ नंबर होगा, मान लेते हैं इस तरह कुछ नंबर होगा, ठीक है, और इधर भी कुछ नंबर होगा, क्योंकि हम लोग जान रहे ग्राफ बना रहे, तो ग्राफ में कुछ ना कुछ नंबर होगा। तो स्ट्रेन का कुछ वैल्यू है, स्ट्रेस का कुछ वैल्यू है। स्ट्रेन का तो नो यूनिट होता है, स्ट्रेस का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी जैसे 5, 10, 15, 20 कुछ भी, यहाँ पे 5, 10, 15, 20 कुछ भी, तो इसका यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसका यूनिट कुछ नहीं होगा, नो यूनिट, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेन का नो यूनिट होता है, कोई यूनिट नहीं, क्योंकि इसका डेफिनेशन क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन, नो यूनिट। तो अब हम लोग देखते हैं कि ओ से लेकर ए तक जो इसका ग्राफ, अगर आप ध्यान से देखें तो ये स्ट्रेट लाइन है, क्या है स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन को देखकर हमको क्या पता चल रहा है, ये पता चल रहा है कि यहाँ पर जितना स्ट्रेस है उतना ही स्ट्रेन है, जितना स्ट्रेस है उतना ही स्ट्रेन है ना। तो ग्राफ इस तरह है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जितना स्ट्रेस उतना स्ट्रेन, यानी इसको आप प्रैक्टिकली समझिए कि किसी भी बॉडी को अगर आप खींच रहे या फिर दबा रहे, तो वो अपना ओरिजिनल, अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा देंगे, यानी जिस बल से आप उसको दबाए या फिर जिस बल से उसको खींचे, तो अगर ये वाला बल को हम लोग हटा देंगे तो वो अपना वापस अपना ओरिजिनल शेप और साइज में वापस आ जाता है, ठीक है। तो उसी को क्या बोलते हैं, हुक्स लॉ फॉलो होता है, क्योंकि वो अपना शेप साइज में वापस आ गया, यानी जितना स्ट्रेस आपने लगाया उतना स्ट्रेन हुआ। तो ओ से लेकर ए तक वो अपना ओरिजिनल शेप और साइज में वापस आ जाएगा, ठीक है, ओ से लेकर ए तक, यानी जितना स्ट्रेस उतना स्ट्रेन, यानी ये हुक्स लॉ को फॉलो करेगा ओ से लेकर ए तक। तो ओ से लेकर ए तक ये हुक्स लॉ को ओबे करेगा, हुक्स लॉ को ओबे करेगा। ये आपका एग्जाम में आता है लिखने के लिए, ठीक है, कि डायग्राम को पूरा समझाने बोलता है, तो हुक्स लॉ ओबे करेगा, ठीक है, मस्ट बी ओबे, है ना। ये पहला बात ग्राफ को देखकर हमको पता चला। उसके बाद जैसे कि और खींचे, ठीक है, तो और खींचने से क्या होगा कि जैसे मान लेते मेरा पास स्प्रिंग है, स्प्रिंग को कुछ लिमिट तक हम लोग उसको खींचे और ज़्यादा खींच दिए, कि यानी जहाँ तक हम लोग पहले खींच रहे थे और जब फोर्स को हटा दे रहे थे तो वो वापस अपना स्प्रिंग वापस अपना ओरिजिनल शेप और साइज में वापस आ जा रहा था। अगर हम उसको थोड़ा और ज़्यादा खींच दिए तो स्प्रिंग आप देखते होंगे आप लोग कि वो अब थोड़ा सा उसका लेंथ बढ़ गया, ठीक है। अब उसको यदि हम फोर्स हटा भी दे तो वापस अपना जगह पर तो जा रहा है, लेकिन वापस अपना ओरिजिनल जगह पर नहीं जा पा रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर हम लोग कैसे पहुँचेंगे, तो इसको इस तरह, ठीक है, पॉइंट बी तक, है ना, पॉइंट बी तक ए से लेकर ओ तक ये हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा था, और थोड़ा हम फोर्स लगा दिए, ए से लेकर बी तक पहुंच गया, ठीक है। ए से लेकर बी तक जब हम इसको फोर्स लगा दे और थोड़ा फोर्स लगा दिए तो ये हुक्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है ना, मतलब ये अपना ओरिजिनल शेप और साइज में वापस नहीं जा पा रहा है, वापस जा रहा है लेकिन ओरिजिनल शेप और साइज में वापस नहीं जा पा रहा है, ठीक है। थोड़ा सा ओरिजिनल मतलब वापस आ रहा है लेकिन पूरा वापस नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ए से लेकर बी तक ये हुआ, और फोर्स लगा दी, और फोर्स, है ना। तो ए से लेकर बी तक ये क्या हो रहा है, वापस तो आ रहा था लेकिन पूरा वापस नहीं आ रहा था। तो ए से लेकर बी तक वापस आ रहा है, यानी हम लोग गोटा गोटी देखें तो जीरो यानी ओ से लेकर बी तक, अब ओ ए बी यानी ओ से लेकर बी तक ये इलास्टिक बिहेवियर दिखा रहा है। इलास्टिसिटी किसको बोलते हैं, कि प्रॉपर्टी का किसी भी बॉडी का वो प्रॉपर्टी जिसके माध्यम से अगर किसी बॉडी पर हम लोग क्या लगाएंगे, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे और छोड़ देंगे तो वो अपना ओरिजिनल शेप और साइज में वापस आ जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी बोलते हैं, है ना। ये यानी वो ओ से लेकर बी तक इलास्टिक बिहेवियर को दिखा रहा है, यानी इसमें फोर्स लगाने के बाद छोड़ देते हैं तो ये कुछ ओरिजिनल स्टेट में जाने का प्रयास कर रहा है, भले जा नहीं पा रहा है पूरा लेकिन कर तो रहा है। यानी ए से लेकर बी तक, ओ से लेकर बी तक, ठीक है, ओ से लेकर बी तक ये इलास्टिक बिहेवियर को दिखा रहा है, इलास्टिक
बिहेवियर को, ठीक है, दिखा रहा है, इलास्टिक बिहेवियर को दिखा रहा है। अब क्या किया हम, स्प्रिंग था मेरा पास और उसको खींच दिए, ठीक है, और उसको खींच दिए, तो ये क्या हुआ, और जैसे इसको खींचे तो ये अपना है ना, तो क्या हुआ इसमें स्ट्रेस डिक्रीज हुआ। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, स्ट्रेस थोड़ा कम हुआ है ना, और थोड़ा इसको खींचे है ना, और इसको ओ से लेकर बी तक फोर्स लगाने के बाद और फोर्स लगा दिए, और है ना, और खींच दिए, तो ये खींच के तार जो है ना वो अब यहाँ तक पहुँच गया, डी तक पहुँच गया, ठीक है, यानी बी से लेकर तार अब डी तक पहुँच गया, पॉइंट डी तक, यानी इतना ज़्यादा इसको खींच दिए। तो अब ये जैसे हम लोग अगर मानेंगे कि पॉइंट सी तक अगर हम लोग देखेंगे, पॉइंट सी तक, ठीक है, अगर हम लोग पॉइंट सी तक देखेंगे तो ये जो बी से लेकर सी तक जो हम इसको खींचे है ना, तो खींचने के बाद क्या हुआ कि ये जो अपना ओरिजिनल शेप और साइज में बिल्कुल नहीं जा पा रहा है, बिल्कुल नहीं, है ना, बिल्कुल नहीं जा पा रहा है, यानी इसको खींच के अब जैसे छोड़ दिए तो वो खींचा के खींचे रह गया, या फिर अगर इसको दबा दिए तो दबा के दबले रह गया, ठीक है, यानी ये अपना ना ही अपना ओरिजिनल शेप और साइज में जाने का प्रयास किया और ना ही अपना ओरिजिनल शेप और साइज में जा पाया, पूरा पूरी क्या बिल्कुल हिल ही नहीं पाया, बिल्कुल नहीं हिल पाया। तो यहाँ पर जो इस तरह से अगर हम लोग इस तरह इसको मिलाएंगे, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो इसका मिला है, यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू टू मिला है, इसको बोलते हैं परमानेंट सेट या फिर परमानेंट स्ट्रेन। ये जो क्या है, ये स्ट्रेन है, तो ये वाला जो रीजन तो है, ये वाला ओ से लेकर इसका कुछ मान लेते, कुछ वैल्यू होगा, इसका कुछ मान लेते, इस पॉइंट का नाम मान लेते ई है, ठीक है, तो ओ से लेकर ई जो है ना, ये मेरा जो है ना, ओ से लेकर ई, ये मेरा परमानेंट ये हो गया स्ट्रेन, परमानेंट स्ट्रेन या फिर परमानेंट सेट भी बोल सकते हैं, परमानेंट सेट हो गया है ना, बिल्कुल सेट हो गया। अब वो वापस जाने की तो बहुत दूर की बात है, वो हिल वो नहीं कर रहा है, तो और ज़्यादा फोर्स लगा दे, अब क्या होगा, ये अपना जो है ना, अब क्या होगा, ये जो हो ना, ये जो भी वायर था या फिर जो भी स्प्रिंग था, अब ये टूटने वाला है। कैसे कि अब सी के बाद और ज़्यादा स्ट्रेस लगा देंगे, देखिए स्ट्रेस का वैल्यू बढ़ रहा है, देखिए स्ट्रेस का वैल्यू बढ़ रहा है ना, तो यहाँ पर इसका मैक्सिमम है, यहाँ पर देखिए ये मैक्सिमम हो गया, तो डी ठो मेरा यहाँ होगा, ठीक है, ये मैक्सिमम हो गया, पॉइंट डी तक ये मैक्सिमम हो गया, तो मैक्सिमम स्ट्रेस लगाए, देखिए स्ट्रेस का वैल्यू मैक्सिमम है, ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेस, तो इसी को बोलते हैं इसका, है ना, इसी को बोलते हैं। तो जहाँ तक वो अपना वापस आ रहा था, यानी पॉइंट बी, अब ध्यान से सुनिए, पॉइंट बी, इसका नाम है इलास्टिक लिमिट, या फिर इसको बोलते हैं यील्ड पॉइंट, या फिर इसको बोलते हैं यील्ड पॉइंट, है ना, यानी इसका यानी ओ से लेकर बी तक इसका जो प्लास्टिक बिहेवियर था वो पूरी खत्म हो गया। तो जब प्लास्टिक बिहेवियर ओ से लेकर बी तक था और बी के बाद खत्म हो गया, तो बी से लेकर डी तक जो मेरा बचा हुआ, ये अब पूरी बन गया प्लास्टिक बिहेवियर, है ना, ये बन गया मेरा प्लास्टिक बिहेवियर, यानी ये जो मेरा इलास्टिक बॉडी था वो बन गया प्लास्टिक बॉडी। कैसे कि जब उसको इलास्टिक लिमिट, यानी जो उसका लिमिट है, उस लिमिट को भी पार कर दिया, जहाँ तक उसको फोर्स लगा करके हम वापस ला पा रहे थे, अब उससे भी ज़्यादा फोर्स लगा दिए, तो क्या हुआ, वो जैसे बी से लेकर सी तक गया तो परमानेंट सेट हो गया, यानी वो अब अपना ओरिजिनल शेप और साइज में तो जाने के तो बहुत दूर की बात है, वो हिल वो नहीं कर रहा है ना। तो अब सी से बाद जब और स्ट्रेस लगाए और मैक्सिमम स्ट्रेस लगा दी, जितना था मेरे पास पावर तो उतना ज़्यादा फोर्स लगा दिया, है ना, जितना चाहते थे उतना ज़्यादा फोर्स लगा दिए, यानी पॉइंट डी तक पहुँचे, और डी है मेरा, डी तक पहुँच गए। तो अब डी के यहाँ से लेकर बी से लेकर डी तक जो है ना वो बॉडी है ना, वो अब प्लास्टिक बॉडी बन गया। यानी प्लास्टिक बॉडी किसको बोलते हैं, जिस पर इलास्टिसिटी फॉलो ना हो, है ना, इलास्टिसिटी यानी जिस पर हम फोर्स लगाएंगे और वो अपना ओरिजिनल शेप और साइज में वापस नहीं जाएगा मतलब क्या, वो प्लास्टिक, जैसे लकड़ी को अगर हम लोग खींचेंगे हैं तो वो टूटेगा क्या, नहीं, बिल्कुल टूटेगा। यानी लकड़ी क्या खिंचाता है, नहीं खिंचाता है,
सूखा लकड़ी खिंचाता है, नहीं खिंचाता है ना। अच्छा, पत्थर खिंचाता है, नहीं खिंचाता। यानी खींचने का प्रयास भी करें तो टूट जाएगा, दबाने का प्रयास करेंगे तो टूट जाएगा। तो ये उसी तरह से अगर मेरा पास शुरू में मेटल था तो या फिर कुछ भी चीज़ था, है ना, तो वो अब पत्थर बन गया, है ना। मतलब वो आप खींचने के बाद वो अपना ओरिजिनल शेप और साइज में नहीं जा रहा है ना। अगर मेरा पास तार था तो वो इतना ज़्यादा खींच दे कि वो अब वापस नहीं जा पाएगा। और अब क्या होगा, वो धीरे 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 आपने ध्यान दिया होगा कि अगर आप किसी पतला सा तार को यदि खींच रहे, है ना, तो शुरू में खींचने में बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। शुरू में खींचने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, नहीं खींचने सकेंगे, है ना। उसके बाद धीरे धीरे जैसे पॉइंट ए तक गए, है ना, तब आपको बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा था। जैसे जैसे पॉइंट बी तक गए, है ना, तो वो क्या हुआ, पॉइंट बी तक ये अपने आप खिंचाने लगा। अब खिंचाने लगा अपने आप, यानी बहुत कम फोर्स लगाने पड़ रहा है। और बी से लेकर सी तक और डी तक गया, तब ये आप फोर्स नहीं भी लगाएंगे फिर भी ये खींचा रहता है, फिर भी खींचा रहा है। इसीलिए बोलते हैं 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर तार कैसे खींच जाता है। आप फोर्स नहीं भी लगाए, छोड़ दीजिए ऐसे, फिर भी वो, है ना, अपना लेंथ बढ़ते रहेगा। अब बढ़ने का भी एक लिमिट रहता है। तो जहाँ डी तक गया, डी के बाद वो टूट जाएगा, तो डी यहाँ पर क्या है, फ्रैक्चर पॉइंट है। डी क्या, डी के बाद आप फोर्स लगाइए, है ना, तो वो अब नहीं रहेगा, वो अब टूट जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा डी क्या है, फ्रैक्चर पॉइंट। तो आई होप कि आपको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व समझ में आ गया होगा कि शुरू में फोर्स बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता है। ओ से लेकर जैसे ए तक जाएंगे तो देखिए स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, यानी स्ट्रेस स्ट्रेन का जो रेशियो है, यानी जो हुक्स लॉ उसको फॉलो करेगा। ए से लेकर बी तक जैसे जाएंगे तो बी तक जाने के बाद वो जो बी मेरा पॉइंट है, वहाँ तक अगर हम लोग फोर्स लगा के छोड़ेंगे तो वो वापस अपना ओरिजिनल शेप और साइज में वापस आ जाएगा, यानी वो उसका क्या इलास्टिक लिमिट है। ठीक है, उसके बाद और ज़्यादा थोड़ी फोर्स लगा देंगे तो वो अपना ओरिजिनल शेप और साइज में वापस तो नहीं आ पाएगा, लेकिन वापस आने का प्रयास जरूर करेगा, यानी सी तक वापस आने का प्रयास करेगा। और सी तक जाते जाते जो स्प्रिंग है वो थोड़ा तना हुआ रहेगा, यानी वो पूरी अब उसका साइज यदि इतना था वो अब फोर्स हटा देंगे तो वो अब इतना रहेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा बढ़ गया, क्या बढ़ गया, स्ट्रेन बढ़ गया, है ना। अब क्या हुआ कि सी के बाद और ज़्यादा फोर्स लगा देंगे, है ना, तो अब फोर्स लगाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो अपना प्लास्टिक बॉडी यानी प्लास्टिक बिहेवियर में पहुंच गया। यानी यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं पॉइंट 3 में कि बी से लेकर डी जो है ना, बी से लेकर डी वो प्लास्टिक बिहेवियर को दिखाएगा, प्लास्टिक बिहेवियर को शो करेगा। और डी के बाद जैसे देखिए, डी के बाद स्ट्रेस का वैल्यू कम होने लगा, यानी हमको फोर्स लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ रहा, वो अपने लंबा हो रहा था। देखिए अपने स्ट्रेन का वैल्यू बढ़ रहा अपने, है ना, यानी ये लिक्विड हो गया। अब जो मेरा मेटल था, मेटल का जो तार था वो अब लिक्विड हो गया। लिक्विड मतलब क्या, वो आप उसका कण इतना दूर में हो गया पार्टिकल कि अब वो अपने लेंथ बढ़ रहा है, समझ रहे। तो ये था स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो ये देखिए स्ट्रेस था कहाँ, वाई एक्सिस में, और स्ट्रेन क्या था, एक्स एक्सिस में। अब इस ग्राफ को देखने के बाद अब मैं आपको कुछ ये बताता हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो ढाल है, यानी देखिए ढाल किसको बोलते हैं, स्लोप। तो स्लोप कहाँ से कहाँ तक, अगर आप स्लोप ओ से लेकर ए तक देखेंगे, स्लोप देखेंगे, स्लोप किसको बोलते हैं, स्लोप tan थीटा, है ना, कितना ये झुका हुआ है, तो स्लोप tan थीटा होता है ना। तो स्लोप अगर हम लोग सीधी बात करेंगे स्लोप, तो स्लोप क्या है मेरा, स्ट्रेस बटा स्ट्रेन, पॉइंट ए तक स्ट्रेस बटा स्ट्रेन, है ना। स्लोप यानी कितना वो ढलान में है, कितना ढाल है उसका, है ना, कितना झुका हुआ है, तो स्ट्रेस बटा स्ट्रेन। और इसी स्लोप को अभी हम लोग क्या पढ़े हुक्स लॉ में, यंग्स मॉड्यूलस, स्ट्रेस बटा स्ट्रेन, यंग्स मॉड्यूलस पढ़े अभी पढ़े, क्या पढ़े, हुक्स लॉ पढ़े। तो हुक्स लॉ में हम लोग यंग्स मॉड्यूलस देखे थे, स्ट्रेस बटा स्ट्रेन, यानी जिसका ढाल जितना ज़्यादा रहेगा, ध्यान से समझिए, IIT में क्वेश्चन पूछा गया है, जिसका ढाल जितना ज़्यादा रहेगा किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, जिसके एक्स एक्सिस के मतलब यहाँ से जिसके एक्स एक्सिस की तरफ, यानी ये वाला जितना ज़्यादा रहेगा ढाल, वो उतना ज़्यादा क्या रहेगा, डक्टाइल। क्या रहेगा, डक्टाइल मतलब तन्य। ठीक है, वो उतना ज़्यादा तन्य, यानी उसको आप उतना ज़्यादा खींच सकते हैं। जिसका ढाल जितना, ये थीटा का वैल्यू जितना ज़्यादा रहेगा किसके साथ, स्ट्रेन के साथ,
जितना ज़्यादा रहेगा उसका यंग्स मॉडुलस का वैल्यू उतना ज़्यादा रहेगा। यंग्स मॉडुलस का वैल्यू जिसका ज़्यादा रहेगा वो उतना ज़्यादा क्या रहेगा, डक्टाइल रहेगा। यानी मेटल का प्रॉपर्टी है, मेटल का प्रॉपर्टी है कि वो उतना ज़्यादा डक्टाइल रहेगा। डक्टाइल मतलब वो उतना ज़्यादा उसको हम खींच सकते हैं और उतना ज़्यादा लंबा तार बना सकते हैं। यानी सीधा सीधा यहाँ पर निष्कर्ष निकलता है कि सोना का स्लोप बहुत ज़्यादा रहता है। बहुत ज़्यादा रहने के कारण सोना का तन्यता क्या रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है। आप उसको 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं 1 ग्राम सोना से। तो अब मैं आपको यहाँ पर एक सवाल पूछता हूँ, है ना, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आपको सिंपल सा IIT JEE में पूछा गया एक सवाल मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, ठीक है। और बिल्कुल आसान सवाल था, आप देख सकते हैं, बहुत आसान सवाल था, ठीक है। देखिए बहुत आसान सवाल था। ये था मेरा, इधर था मेरा स्ट्रेस और इधर था स्ट्रेन, ठीक है। इस तरह से सवाल है। ये मान लेते K है, ये मान लेते L है, ठीक है। और पूछा गया है कि यंग्स मॉडुलस का वैल्यू किसका ज़्यादा होगा, या फिर पूछा था कि दोनों मेटल का तारों, हाँ दोनों मेटल का तार है, ये एक मेटल का तार है, ये एक मेटल का तार है, वायर, ठीक है। K वायर, इसका नाम है K वायर और इसका नाम है L वायर, ठीक है। और पूछा गया कि किसका कौन सबसे ज़्यादा डक्टाइल है, यानी कौन सबसे ज़्यादा तन्य है। तो बताइए किसका सबसे ज़्यादा तन्यता का गुण होगा, कौन सबसे ज़्यादा डक्टाइल होगा। तो अभी मैंने आपको बताया कि जिसका स्लोप ज़्यादा रहेगा वो उतना ज़्यादा डक्टाइल होगा, है ना। तो और जिसका स्लोप जितना कम होगा वो उतना ज़्यादा भंगुर होगा, ठीक है। वो उतना ज़्यादा क्या होगा, भंगुर होगा। तो अगर हम लोग L का बात करेंगे तो इसका स्लोप देखिए, ये वाला जो एंगल है वो बहुत छोटा है और इसका एंगल देखिए बहुत बड़ा है। यानी जिसका एंगल बड़ा उसका स्लोप ज़्यादा, और स्लोप ज़्यादा तो वो उतना ज़्यादा डक्टाइल। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, K वायर। और एक सवाल, अब इधर कर दिया स्ट्रेन, ऐसा IIT JEE में सवाल नहीं पूछता आसान से। इधर कर दिया स्ट्रेन और इधर कर दिया स्ट्रेस, और पूछ रहा है फिर उसी तरह का 2 तार है, K वायर L वायर, और आपसे पूछ रहा है कि अब बताइए किसका यंग्स मॉडुलस का वैल्यू ज़्यादा होगा, किसका यंग्स मॉडुलस का वैल्यू ज़्यादा होगा, किसका, K वायर का ना L वायर का। तो कॉन्सेप्ट तो वही है ना। हम लोग एंगल को देखेंगे यानी स्लोप को देखेंगे, लेकिन अब इसमें ग्राफ पलटा दिया। पहले स्ट्रेस था y एक्सिस में, अब स्ट्रेस आ गया x एक्सिस में। तो कोई दिक्कत नहीं, हमको अभी भी जो एंगल देखना है वो स्ट्रेन के साथ ही देखना है और x एक्सिस के यानी स्ट्रेस के साथ ही हम झुका देखेंगे। तो यहाँ पर फिर अगर तो यहाँ पर हम लोग अब इधर से ही एंगल लेंगे, है ना। तो इसमें क्या होगा कि जिसका ढलान सबसे कम है, फिर से ध्यान से समझिए, यदि ग्राफ को पलटा दिया तो जिसका ढलान यानी जिसका स्लोप सबसे कम है ना, उसी का यंग्स मॉडुलस का वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसका ढलान देखिए तो कितना है, K वायर का इतना छोटा सा एंगल है और इसका देखिए तो बहुत ज़्यादा है। तो जिसका ढलान सबसे कम होगा, है ना, जिसका ढलान सबसे कम होगा, जिसका स्लोप सबसे कम होगा, उसका क्या होगा, यंग्स मॉडुलस का वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा। तो इसका सबसे ज़्यादा आंसर किसका होगा, ये वाला L वायर का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, L वायर, ठीक है। यदि ग्राफ को पलटा देगा, स्ट्रेस हो गया x एक्सिस में और स्ट्रेन हो गया y एक्सिस में, तब फिर ये वाला आंसर होगा, ठीक है। तब फिर जिसका स्लोप सबसे कम उसका यंग्स मॉडुलस सबसे ज़्यादा। क्लियर है। चलिए ये था स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। अब आपको नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगा इस टॉपिक पर। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर जरूर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आता रहेगा। तो बस अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।